subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन का पाठ 5। जी हां दोस्तों, अध्याय 5 हम पढ़ेंगे वीर रस के कवित्व भूषण के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरुआत करें। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे और आने वाले अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, उनका लाभ, उनका बेनिफिट आपको मिलते रहे। तो साथ ही यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले 4 अध्याय हम पढ़ चुके हैं और निश्चित रूप से आपने उनको देखा होगा, उनका लाभ आपने उठाया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय। चलिए शुरुआत करते हैं। जन्म जो भूषण है उनका जन्म हुआ है सन 1613 ईस्वी, मृत्यु सन 1715 ईस्वी। साथियों, यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो पाठ 4 हमने पढ़ा था बिहारी वाला, तो बिहारी का जो जन्म है उसको गलती से मैंने 1545 बोल दिया था, वो बोलने में आ गया गलती से, तो आप उसको 1595 समझे। जी हाँ दोस्तों, 1595। तो बिहारी जी का जो जन्म है वो हुआ था 1595 ईस्वी में ग्वालियर में, तो इसको आप 1595 माने। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर भूषण की बात करें तो भूषण का जन्म है 1613 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1715 ईस्वी में। रीति काल के श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि थी। साथ ही यहाँ पर देखिए, जो भूषण जो है इनका मूल नाम नहीं था बल्कि इनका मूल नाम था घनश्याम। भूषण क्या थी? इनकी उपाधि थी। किसी राजा ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। उनकी सर्वाधिक जो प्रसिद्ध रचना है वह है शिवराज भूषण। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट्य है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित्व लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसे लगने लगता है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उनकी सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। शेषनाग विधाता यानी कि करतार व यमराज के दायित्व को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जैसे इंद्र का जंबासुर पर, बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर और परशुराम का सहस्त्र बाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, चीते का मृग समूहों पर और शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर व श्री कृष्ण का कंस पर है। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज व सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूखंड पर सर्वत्र शिवाजी का ही वर्चस्व है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा पाठ परिचय और इसी के साथ ही हमने कवि परिचय भी पढ़ा। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हम कवित्व पढ़ेंगे इनकी भाषा जो है वो है ब्रज भाषा। जी हाँ दोस्तों, ब्रज भाषा में ये पाठ लिखा हुआ है। इसके पहले जो बिहारी का पाठ पढ़ा था, बिहारी की भाषा भी ब्रज भाषा थी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो कवित्व है, साजे चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है, एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उसिलत है, तारा सुतरनी धुरी धारा में लगती जिमी। तो ये पहला कवित्व है। चलिए ये जो कवित्व है सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ की बात करें तो साजी यानी सजाकर, चतुरंग सेन यानी कि चतुरंगिणी सेना, एक सेना होती जिसमें 4 अंग यानी कि जो हाथी, घोड़ा और पैदल और रथ पर सवार जो सेना होती है, चारों को मिलाकर के चतुरंगिणी सेना कहा जाता है।
धार यानी धारण करना। सर्जा शिवाजी, शिवाजी की उपाधि है सर्जा, सर्जा शिवाजी के लिए काम में लिया गया शब्द है। भूषण यहाँ पर कवि हैं। नगारन यानी नगाड़ों की। नदी, नद, मद, गेबरन, गेबरन यानी होता है हाथी। खलक यानी संसार। गेल, गेल यानी कि गली गलियों में। गजन की ठेलपेल, सेल यानी पर्वत या पहाड़। उसलत यानी उखड़ना। तरनी, तरनी यहाँ पर सूर्य। धूरीदार यानी कि धूल, धूल का गुब्बार। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजा करके अपने हृदय एवं मन में उमंग धारण करके जंग जीतने के लिए या युद्ध जीतने के लिए चल पड़ते हैं या निकल पड़ते हैं, तब चारों ओर नगाड़ों की अत्यधिक ध्वनि सुनाई देती है। अर्थात चारों ओर नगाड़े बजते हैं, उनका स्वर सुनाई देता है। नदी, नद, मद, गेबरन के रलत है। और हाथियों की जो मद है, गेबरन यानी हाथी, हाथी जो है उनका जो मद अर्थात हाथियों के जो गंड स्थल से जो मद धारा बहती है वो ऐसी लगती है मानो नदी, नद, नदियों की धारा बह रही हो। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि शिवाजी की जो सेना है उसमें इतने हाथी हैं कि उन हाथियों की जो मद धारा बह रही है वो ऐसे लग रही है मानो नदियों की धारा रलत है यानी कि बह रही हो। एल फेल खेल बेल खलक में गेल गेल। और इसी के साथ जो शिवाजी की सेना है, सेना जो चल रही है, आगे बढ़ रही है उत्साह के साथ, उछल कूद करते हुए उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही है, तो उनको देख करके खलक यानी संसार में, गेल गेल यानी गलियों में, संसार की प्रत्येक गलियों में, भेल यानी कि भय अर्थात भय का माहौल हो रहा है, अर्थात खलबली मच रही है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि शिवाजी महाराज की जो सेना है वह आगे बढ़ रही है, तो उसके जोश और उत्साह को देख करके संसार की गली गली में क्या हो रहा है, खलबली मच रही है और भय का वातावरण बन रहा है। गजन की ठेल पेल सेल उछलत है। और शिवाजी की सेना में जो हाथी हैं वो ठेल पेल पूरे मस्ती के साथ चल रहे हैं, और जो ठेलम ठेल अर्थात पूरे मस्ती के साथ जो हाथी आगे बढ़ रहे हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है मानो सेल उछलत है, यानी कि पहाड़ जो हैं वह उखड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पहाड़ उखड़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो शिवाजी की सेना में जो हाथी हैं वो पहाड़ की तरह बड़े बड़े हैं, और वो चलते हुए हाथी ऐसा लग रहा है मानो जो पहाड़ है वो ही उखड़ते हुए चल रहे हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी। और शिवाजी की जो सेना है उसके चलने से चारों ओर इतनी धूल उड़ चुकी है, धूल के गुब्बार बन चुके हैं कि तरनी जो सूर्य है वो भी धूल की जो धारा अर्थात धूल के जो गुब्बार है उनके कारण तारे के समान टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात सूर्य की चमक भी धूल के कारण कम दिखाई दे रही है, इसलिए सूर्य भी कैसा लग रहा है, तारे के समान दिखाई दे रहा है। धारा पर पारा पारावार यो हलत है। और उसी धूल के गुब्बार के कारण, वह जो धूल का गुब्बार उड़ रहा है शिवाजी की सेना के चलने के कारण, तो उस समय थारा पर पारा पारावार यो हलत है। पारावार यानी कि जो समुद्र है वो भी ऐसा लग रहा है मानो थाली में जो पारा है या जल है वह हिल रहा है। अर्थात जो समुद्र है वह भी धूल के कारण थाली में रखे हुए पारे की तरह हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कवि भूषण ने शिवाजी की जो सेना है और शिवाजी जब युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं तब उनका जो भव्य रूप है, उनकी जो सेना है, उनका जो सेना जैसी दिखाई देती है, जैसा उत्साह उनमें होता है, तो उसका यहाँ पर बहुत अच्छा वर्णन किया है। चलिए एक बार पुनः इसको देखते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजा करके अपने मन और हृदय में, अपने शरीर में उमंग धारण करके जब युद्ध जीतने के लिए निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं, तब पूरे संसार में या यूं कहें कि चारों ओर सभी दिशाओं में नगाड़ों की अत्यधिक आवाज़ सुनाई देती है। अर्थात सभी दिशाओं में नगाड़ों की भारी आवाज़ या भारी गूंज सुनाई देती है, नगाड़े बजने लगते हैं।
नदी नद मद गेबर के रलत है। और उनकी सेना में यानी कि शिवाजी की सेना में चलते हुए जो हाथी है, हाथियों का जो मद जो बह रहा है वह ऐसा लग रहा है मानो नदी की धारा बह रही हो। और शिवाजी की सेना में जो सिपाही हैं, जो उसके सैनिक हैं, वो अपनी मस्ती में आनंद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पूरे जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे इस संसार की गली गली में खलबली मची हुई है, भय व्याप्त हो रहा है। गजन की ठेल पे सेल उछलते है। और शिवाजी की सेना में जो हाथी हैं वो अपने ठेलम ठेल अर्थात मस्ती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ ही उछलते हुए या उखड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तारासो तरनी धूरी धारा में लगती जिमी। और शिवाजी की सेना के चलने के कारण उनके पैरों से जो धूल उड़ रही है तो चारों ओर धूल का एक गुब्बार लग गया है, जिससे सूर्य भी तारे के समान बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, या बहुत कम रोशनी या प्रकाश सूर्य का दिखाई दे रहा है। थारा पर पारा पारा वारियो हलत है। और उसी धूल के बवंडर या धूल के अंबार या धूल के गुब्बार के कारण जो पारावार यानी कि सागर है, समुद्र है, वो भी ऐसा लग रहा है मानो थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा है। इस तरीके से आप इसका भावार्थ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबन के ऊपर ही ठाडो रही बे के जोग, ताही खरो कियो छ हजारिन के नियरे, जानी गेर मिसिल गुसिले गुसाधारी मन, किन्हों ना सलाम न बचन बोले सियरे, भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी पात साही के उड़ाई गए जियरे, तमक ते लाल मुख शिवा को निरखी भय, शाह मुख नौरंग सिपाही मुख पियरे। चलिए इसका शब्दार्थ हम देखते हैं। तो शब्दार्थ की बात करें तो सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबो के जोग, जो का मतलब है योग्य, ताही खरो, खरो यानी खड़ा करना, 6000 इनकी नीरे, नीरे यानी पास में, 6000 यानी 6000 जो सेना का एक पद होता है वो, उसके लिए यहाँ पर ये शब्द काम में लिया गया है। गैर मिसल यानी कि अनुचित, अनुचित गुसिल यानी गुसिले स्वभाव के, गुस्सा यानी क्रोध, सलाम यानी नमस्कार या विनम्रता पूर्वक, वचन यानी वाक्य, शीर यानी विनम्रता पूर्वक या शीतल वाक्य, भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, बलकन यानी कि बोलने लगे, पातशाही यानी बादशाह, तमक ते लाल मुख शिवा को निरखी भय, निरखी यानी देखने लगे, शाह यानी काला, सिपाह मुख पियरे, पियरे यानी पीला या पीले। चलिए इसका जो भावार्थ है वो हम देखते हैं। कवि भूषण यहाँ पर शिवाजी के जो वीरता है, जो शौर्य है, उसका गुणगान करते हुए, वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सबन के ऊपर ही ठाडो रही बे के जोग, कि जो शिवाजी है वह सभी राजाओं के ऊपर रहने योग्य है। अर्थात अपनी योग्यता के कारण, अपने शौर्य एवं वीरता के कारण जो शिवाजी महाराज हैं वो सभी राजाओं में सबके आगे रहने योग्य हैं, अर्थात सबके पहले रहने वाले हैं। ताही खरो कियो 6000 इनके नियरे, ऐसे शिवाजी महाराज को जो अपनी योग्यता, वीरता और पराक्रम से सभी राजाओं में सर्वप्रथम रहने वाले हैं, ऐसे शिवाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब ने क्या किया, 6000 इनके नियरे खरो कियो, अर्थात 6000 पद के जो राजा थे, 6000 पद वाले अर्थात जो छोटे राजा थे, उनके साथ उनकी पंक्ति में खड़ा कर दिया। तब इसे शिवाजी ने क्या माना, जानी गैर मिसिल, शिवाजी ने इसे अनुचित माना, अपना अपमान माना। तब उनके हृदय में गुसीले, गुस्साधारी माने गुसीले शब्द जो है शिवाजी के लिए काम में लिया गया है। तब अत्यधिक क्रोधित स्वभाव वाले शिवाजी ने अपने मन में, हृदय में क्रोध को धारण किया, अर्थात उनको गुस्सा आया, उनको क्रोध आया, और उन्होंने कीनो ना सलाम, उन्होंने औरंगजेब को सलाम अर्थात नमस्कार नहीं किया, सलाम नहीं किया, और ना ही उन्होंने उनसे न बचन बोले सिर, ना ही उन्होंने जो औरंगजेब है उससे शीतल वचन अर्थात विनम्रता पूर्वक कोई प्रिय वचन नहीं बोले, अर्थात उनसे ढंग से बात नहीं की। भूषण बनत महावीर बलकन लागे, कवि भूषण कहते हैं कि इसके बाद जो शिवाजी महाराज, महावीर यहाँ पर शिवाजी के लिए काम में लिया गया है, जो महान पराक्रमी शिवाजी हैं वो जोश में आकर के उत्साह के साथ बोलने लगे, अर्थात कहने लगे, सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे। और जैसे शिवाजी बोलने लगे तो उनकी
बातों को सुन करके, उनकी ओजस्विता को देख करके सारी पातशाही के अर्थात बादशाह यानी कि बादशाह के जो दरबार है उसमें बैठे हुए सभी जो लोग हैं, उसके जो योद्धा हैं, उड़ाए गए जीरे, उनके हृदय अस्थिर हो गए अर्थात वो कांपने लग गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भये, और गुस्से के कारण, तमक यानी गुस्से के कारण लाल मुख शिवा को, शिवाजी का जो मुख है वह गुस्से के कारण लाल हो गया। ऐसे शिवाजी के लाल मुंह को देख करके, निरखी भये यानी देख करके, शाहमुख नौरंग यानी कि जो औरंगजेब है, नौरंग यानी औरंगजेब, उसका मुख शाह यानी कि काला पड़ गया। और वहां पर जो उसके सिपाही मौजूद थे, जो दरबारी थे, उनके चेहरे भी पीले पड़ गए। अर्थात कहने का तात्पर्य ऐसा है कि शिवाजी का जो क्रोध है उनको देख करके जो मुगल राजा है औरंगजेब और उनके जो योद्धा हैं, सिपाही हैं, वो डर गए। उन्हें, उनका जो चेहरा है उनका रंग उड़ गया। शिवाजी का जो साहसी, पराक्रमी और निडर एक स्वभाव जो है और साथ ही जो उनका स्वाभिमान है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए पुनः एक बार और देखते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि जो शिवाजी महाराज अपनी योग्यता, अपने पराक्रम के कारण सभी राजाओं में सर्वप्रथम रहने योग्य हैं, सबके आगे रहने योग्य हैं, ऐसे शिवाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब ने 6000 पद वाले राजाओं के साथ पंक्ति में खड़ा कर दिया। तब इस बात को शिवाजी ने गैर मिसल जानी अर्थात अनुचित माना, अपना अपमान समझा और ऐसा देख करके उन्हें गुस्सा आ गया। उनका जो मन है, हृदय है, उसमें क्रोध भर आया। तब उन्होंने औरंगजेब को सलाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया और ना ही उनसे विनम्रता पूर्वक बातचीत की। भूषण कहते हैं कि महान वीर पराक्रमी जो शिवाजी है, उन्होंने क्रोध में आकर के कहना शुरू किया, बलगन लागे यानी कि वो बोलने लगे। और जैसे ही शिवाजी बोलने लगे तो उनकी बात को सुन करके सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे यानी कि जो जैसे ही शिवाजी महाराज बोलने लगे तो उनको सुन करके जो बादशाह थे, उनके दरबारी जितने भी योद्धा थे, उनका जो मन है वह बैठ गया यानी कि उनका मन भय से भर गया। और शिवाजी के तमकते लाल मुख शिवा को, और शिवाजी के जो लाल मुख है यानी कि क्रोध के कारण शिवाजी का जो लाल मुख है उसको देख करके औरंगजेब का मुंह काला हो गया और साथ ही वहां पर जो सिपाही थे, जो योद्धा थे औरंगजेब के, उनका मुख भी पीला हो गया। अर्थात शिवाजी के वचन को सुन करके, उनकी वीरता पराक्रम को देख करके उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिवाजी महाराज की वीरता और पराक्रम का वर्णन किया गया है, साथ ही उनकी जो निडरता और स्वाभिमानिता का जो गुण है उसका बखान यहाँ पर किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसका भावार्थ देखते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि हे वीर शिवाजी, आपकी भुजाओं पर, तेरे ही भुजा यानी कि तुम्हारी भुजाओं पर ही इस पृथ्वी का भार टिका हुआ है। कहने को तो कहा जाता है कि शेषनाग, दिंगनाग और हिमालय पर इस पृथ्वी का भार टिका हुआ है, लेकिन ये सब कहने की ही बातें हैं। अर्थात वास्तव में इस पृथ्वी का भार तो केवल आपकी भुजाओं पर ही टिका हुआ है। हे वीर शिवाजी, तुम्हारा अवतार ही इस संसार का पालन पोषण करने के लिए हुआ है। अर्थात ये जो संसार है इसका पालन पोषण और भरण करने के लिए ही आपका अवतार इस पृथ्वी पर हुआ है। और इसमें तामद यानी कि इसमें, इस कार्य में कर्ता यानी विधाता को कछु यानी कुछ भी न अमल है, कुछ भी श्रेय या कार्य नहीं है। अर्थात इस कार्य में विधाता का, ईश्वर का कुछ भी श्रेय या कार्य नहीं है। कवि भूषण आगे कहते हैं कि हे शाही पुत्र सरजा शिवराज, शाही यहाँ पर जो शिवराज शिवाजी के जो पिताजी हैं उनके लिए काम में लिया गया शब्द है। शाही का मतलब शाहजी, कि हे शाहजी के तने यानी पुत्र, शाहजी के पुत्र सरजा शिवाजी, आप हर कार्य में समर्थ है। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। इसलिए कवि भूषण कहता है कि इस पृथ्वी पर आपका जीवन सफल है। तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल। आगे कवि भूषण कहते हैं कि हे वीर शिवाजी, यह जो आपकी तलवार है यह मुगलों, मलेच्छन यानी मुगलों के लिए काल स्वरूप है, अर्थात उनका प्राण हर लेती है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। इसलिए इस धरातल यानी पृथ्वी पर जो काल है, यमराज है, वो तो बिना वजह ही, बिना कारण ही बदनाम हो रखा है। अर्थात
जो मलेच्छ है, जो मुगल हैं, जो दुष्ट हैं, उनके प्राण तो आपकी तलवार हरती है। उनके लिए काल कौन है? आपकी तलवार। जबकि लोग कहते हैं कि काल है, जो यमराज है, वो इनके प्राण हरता है। तो यहाँ पर कवि ने जो वीर शिवाजी है उनका यहाँ पर जो शौर्य है, जो वीरता है, उनका बढ़ चढ़ कर के वर्णन किया गया है। और यहाँ तक कि विधाता से भी बढ़कर और उनकी तलवार को काल मतलब यमराज मानते हुए उनका वर्णन किया है। और उनके प्रति जो अपनी एक भावना है, समर्पण है, वो यहाँ पर कवि व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। चलिए अगला कवित्व देखते हैं। इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व जो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर शंभुरति नाथ पर, जो शस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। दवा द्रुम दंड पर चितमृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर कान जिमी कंश पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। तो इसका शब्दार्थ देखते हैं। जम्ब यहाँ पर जम्बासुर नामक राक्षस के लिए काम में लिया गया शब्द है। बाड़ो यानी बड़वागनी, अम्ब पर यानी पानी यानी जल, सदम यानी जो अहंकारी है रावण, उसके लिए पौन यानी पवन, वारीवाह यानी कि बादल, शंभु यानी शिव, रतिनाथ यानी कामदेव, राम द्विजराज परशुराम, दावाग्नि, द्रुम दंड यानी कि वृक्षों का समूह, चीता मृग झुंड मृग यानी हिरणों का समूह, वितुंड यानी हाथी, मृगराज यानी सिंह या शेर, तम अंश यानी अंधेरे की जो अंधकार जो होता है उसके लिए ये शब्द काम में लिया गया है, तम अंश। मलेच्छ वंश यहाँ पर मुगलों का जो वंश है, शेर शिवराज यानी शिवाजी महाराज। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार जम्बासुर पर इंद्र का, जल पर बाड़वाग्नि का और अहंकारी रावण पर भगवान श्री राम का भय व्याप्त है, जिस प्रकार बादलों पर पवन का, कामदेव पर भगवान शिव का और सहस्त्रबाहु पर परशुराम का भय व्याप्त है, जिस प्रकार जंगल में वृक्षों के समूह पर दावाग्नि का, मृगों यानी कि हिरणों के झुंड पर, चीता यानी कि जो शेर है उसका, और हाथियों पर मृगराज यानी कि सिंह का भय व्याप्त है, जिस प्रकार तम अंश यानी कि जो अंधकार है, अंधकार पर प्रकाश का, और कंस पर भगवान श्री कृष्ण का भय व्याप्त है, आतंक व्याप्त है, ठीक उसी प्रकार मलेच्छ वंश यानी कि जो मुगलों का वंश है उस पर शेर के समान वीर और बलशाली जो शिवाजी महाराज है उनका भय या आतंक व्याप्त है। यहाँ पर कवि भूषण जो शिवाजी महाराज है उनके विभिन्न उपमाओं के साथ जो उनका शौर्य है, उनकी जो वीरता है उसकी यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर वीर रस की अभिव्यंजना भी हमें दिखाई देती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो कविता है, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जुह पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरहुत को पहाड़न के कूल पर, दावा सबे पच्चिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूर्व प्रचाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। दावा का मतलब अधिकार या प्रभुत्व, नाग के समूह यानी कि सर्पों का समूह, नागजू यानी कि हाथी या हाथियों का समूह, सिंह सिरताज यानी शक्तिशाली सिंह या शेर, पुरहुत यानी इंद्र, पहाड़न के कुल यानी पहाड़ों का कुल या समूह, पश्चिम के गोल, पश्चिम यानी पक्षियों के गोल यानी समूह पर, महीमंडल यानी पृथ्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तम यानी अंधेरा, पछा यानी पश्चिम, पातशाही यानी बादशाह यानी कि मुगल शासकों की जहाँ जहाँ बादशाही है उसके लिए शब्द काम में लिया गया है, पातशाही। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार सर्पों के समूह पर गरुड़ का अधिकार या प्रभुत्व बना रहता है, जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर शक्तिशाली जो शेर है, सिंह है, उसका प्रभाव या अधिकार बना रहता है, जिस प्रकार पहाड़ों के कुल या पहाड़ों के समूह पर इंद्र का अधिकार बना रहता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पुराने कथाओं में कहा गया है कि इंद्र ने एक बार पर्वतों के पंख काट दिए थे, तो तब से जो पहाड़ हैं उन पर इंद्र का प्रभाव या अधिकार या भय माना जाता है। तो जिस प्रकार पहाड़ों के कुल या जो समूह हैं उन पर इंद्र का अधिकार या प्रभाव माना जाता है, और जिस प्रकार पक्षियों के समूह पर जो बाज है उसका प्रभाव या अधिकार माना जाता है, और जिस प्रकार
अखंड नवखंड महिमंडल, यानी कि महिमंडल इस पृथ्वी पर जो अखंड 9 खंड है उन पर तम, यानी कि उन पर जो अंधकार फैला हुआ है उस अंधकार पर सूर्य की किरणों का दावा यानी कि अधिकार या प्रभाव माना जाता है। ठीक उसी प्रकार पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जहाँ जहाँ मुगलों की बादशाही फैली हुई है, मुगलों का शासन फैला हुआ है, वहाँ वहाँ पर शेर शिवराज यानी कि जो शिवाजी महाराज है उनका अधिकार माना जाता है या माना गया है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो शिवाजी हैं उनका जो अधिकार है, उनका जो प्रभुत्व है, उनका जो प्रभाव है वो वहाँ तक फैला हुआ है जहाँ जहाँ तक मुगलों की बादशाही फैली हुई है। अर्थात जो मुगल बादशाह है वो शिवाजी से भयभीत रहते हैं, वो उनके प्रभुत्व में रहते हैं। पुनः एक बार देखिएगा, कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार सर्पों के समूह पर गरुड़ का अधिकार या प्रभुत्व बना रहता है, जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर जो शक्तिशाली सिंह है, शेर है, उनका प्रभाव बना रहता है, जिस प्रकार पहाड़ों के कुल या समूह पर इंद्र का प्रभाव या अधिकार बना रहता है, जिस प्रकार पक्षियों के झुंड पर बाज का प्रभाव या अधिकार बना रहता है, जिस प्रकार इस पृथ्वी पर स्थित अखंड जो 9 खंड है उनमें फैला जो अंधकार है उस अंधकार पर सूर्य की किरणों का प्रभाव बना रहता है। ठीक उसी प्रकार पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जहाँ जहाँ मुगलों की बादशाहत फैली हुई है वहाँ पर वीर शिवाजी महाराज का अधिकार या प्रभुत्व फैला हुआ है, छाया हुआ है। यहाँ पर कवि भूषण ने जो वीर शिवाजी है उनका जो भय और आतंक मुगलों में छाया हुआ है इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और विभिन्न उपमानों यथा सूर्य, सिंह, इंद्र और पक्षीराज, बाज जैसे उपमानों से जो वीर शिवाजी है उनकी समानता करते हुए शिवाजी का जो प्रभाव मुगलों पर है, जो आधिपत्य है, जो भय है, उसकी बहुत ही सुंदर और सशक्त अभिव्यक्ति यहाँ पर की है। तो साथ ही यहाँ पर वीर रस और ओज गुण का प्रभावकारी बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये था आज का अध्याय 5 और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।